अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 20 के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर को समझने से पहले सबसे पहले हम विल्सन क्लाउड चैम्बर का इंट्रोडक्शन समझते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल द पाथवे ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल। याद रखिएगा, आयोनाइजिंग पार्टिकल क्या है? अल्फा, बीटा, गेमा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गेमा रेडिएशन, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है और इन आयोनाइजिंग रेडिएशन की आयोनाइजिंग पावर को जानने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। जिसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर से गुजरेगी तो इसके पाथवे को, उसके पूरे रास्ते को विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या कर देता है? विजिबल कर देता है, नजर आ जाता है, जो कि कैमरे के जरिए बाकायदा फोटोग्राफ करके नोट किया जा सकता है। तो हमने कहा विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है फॉर मेकिंग विजिबल द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल या रेडिएशन की बात करेंगे, क्योंकि गेमा रेज जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो रेडिएशन है, जबकि अल्फा और बीटा जो है वो पार्टिकल हैं। तो यहां हमने कहा विल्सन क्लाउड चैम्बर एक डिवाइस है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के पाथ को, उसके रास्ते को क्या कर देता है? वो विजिबल बना देता है, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि किसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है और किसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत कम है। अब इसका विल्सन क्लाउड चैम्बर नाम क्यों पड़ा? दिस डिवाइस वाज मेड इन 1895 बाय द ब्रिटिश फिजिसिस्ट T.R. विल्सन। 1895 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट T.R. विल्सन ने जो है वो सबसे पहले इस डिवाइस को बनाया था, इसीलिए इस डिवाइस को नाम दिया गया विल्सन क्लाउड चैम्बर। आइए अब हम विल्सन क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से बना होता है। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो एक क्लोज चैम्बर होता है, एक क्लोज चैम्बर है। ओके भैया, हमने कहा ये एक क्लोज चैम्बर है। अब इस क्लोज चैम्बर के अंदर हमें वोलेटाइल लिक्विड रखना होता है, ऐसा लिक्विड जो बहुत तेजी से एवापोरेट हो जाए। अब यहाँ अगर बात करें तो अल्कोहल की बात कर लो या मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर के दो, तो हमने एक ऐसा वोलेटाइल लिक्विड रखा हुआ है जो बहुत तेजी से क्या हो रहा है? वेपराइज होने की सलाहियत रखता है, बहुत तेजी से वेपर बना है। अब इसके अपर साइड पे ये जो नजर आ रहा है ना, ये जो डॉटेड करके बनाया ना, दिस इज विंडो। ये जो है ये खिड़की है, विंडो है, जिसके जरिए अंदर जो चैम्बर के अंदर, इस क्लोज चैम्बर के अंदर जो होता है वो विजुलाइज किया जा सकता है। यहाँ कैमरा लगाया गया, यहाँ लाइट है और यहाँ से आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को दाखिल किया जाएगा, यहाँ से आयोनाइजिंग रेडिएशन को क्या किया जाएगा? दाखिल किया जाएगा। और ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन क्या कर सकता है? ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इन शॉर्ट एक क्लोज चैम्बर है, विंडो है, कैमरा है, यहाँ से रोशनी दाखिल करेगी, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए रोशनी अच्छी होना जरूरी है, ये तो आप सबको मालूम होगा। ओके भाई, तो यहाँ से लाइट दाखिल करेंगे, यहाँ से पार्टिकल दाखिल करेंगे और ये पिस्टन मूव कर सकता है। अब कंस्ट्रक्शन में पेपर में आप क्या लिखेंगे, हम उसकी बात करते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल चैम्बर, क्लोज चैम्बर था, विथ ट्रांसपेरेंट ग्लास टॉप, और इसका जो टॉप होगा उस पर जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ होगा, एंड अ मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम। भाई बॉटम पर मूवेबल पिस्टन है और टॉप पर क्या है? जो एक विंडो बनी हुई है, खिड़की बनी हुई है, जो कि ट्रांसपेरेंट गिलास है। ओके ओके, मूवेबल पिस्टन एट द टॉप, ऑन द इनसाइड नियर द टॉप द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ अ ग्लास विंडो फॉर इल्यूमिनेटिंग लाइट, और यहाँ पर भी जो है वो एक गिलास विंडो है, यहाँ से रोशनी को क्या कर सकेंगे? दाखिल कर सकेंगे। एंड इनलेट फॉर आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी साइड पर आयोनाइजिंग रेडिएशन को दाखिल करने का रास्ता होगा। द पिस्टन कैन बी मूव अप और डाउन बाय अ लीवर अटैच्ड टू इट। अब इसके साथ जो है वो लीवर है और इस लीवर की वजह से पिस्टन क्या हो सकता है? पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे क्या कर सकता है? ये मूव कर सकता है। ओके भाई, अब कंस्ट्रक्शन के बाद ये काम किस तरीके से करेगा, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो वर्किंग की बात करेंगे। द चैम्बर इज फिल्ड विद अल्कोहल एंड वाटर। भाई चैम्बर के अंदर हमने क्या कर दिया? भाई हमने चैम्बर के अंदर अल्कोहल, चैम्बर के अंदर क्या कर दिया? हमने अल्कोहल और वाटर को हमने रख दिया। ओके, व्हेन द वेपर
व्हेन द वेपर इनसाइड द चेंबर बिकम सैचुरेटेड। अब हमने कहा ना भाई वो लिक्विड रखा हुआ है जो बहुत तेजी से वेपर बनाता है। मिसाल के तौर पर गर्मा गर्म चाय हो और चाय के ऊपर आप प्लेट रख दो तो क्या होगा, वेपर बनते जाएंगे, वेपर बनते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि वेपर क्या हो जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वेपर हो जाएंगे सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड जब वेपर हो जाते हैं और फिर आप अचानक से देखो गर्मा गर्म चाय है, उसके ऊपर उसके कप के ऊपर आपने प्लेट रख दी, अब जो वो वेपर्स बन रहे, वेपर बन रहे, एक वक्त आएगा वेपर क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड होंगे। और सैचुरेटेड जब वेपर हो जाएंगे तो होगा क्या कि वो दोबारा ड्रॉपलेट्स की शक्ल बनना शुरू हो जाएंगे। और जब आप प्लेट को अचानक से हटाते हो तो आप देखते हो क्या नजर आता है, आपको ड्रॉप ड्रॉप नजर आते हैं, पानी के कतरे होते हैं जो कि प्लेट के ऊपर अटैच होते हैं। अब क्या था कि भाई ये जो है ना वेपर यहाँ बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर क्या होंगे, एक वक्त आएगा, चैम्बर क्लोज है ना तो वेपर एक वक्त आएगा सैचुरेटेड हो जाएंगे। और जैसे ही वेपर सैचुरेटेड हो जाएगा पिस्टन को नीचे मूव करेंगे, क्या होगा, पिस्टन को सडनली मूव करेंगे और सडनली मूव करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस का टेम्परेचर और कम हो जाता है और टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो ये वेपर और ज्यादा करीब करीब आ जाएंगे। यानी वेपर जो थे पहले थे सैचुरेटेड थे, लेकिन पिस्टन जैसे ही नीचे किया गैस का टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और मॉलिक्यूल और करीब करीब हो गए, यानी ये हो गए सुपर सैचुरेटेड। और जैसे ही वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे हम पार्टिकल्स को क्या करेंगे, दाखिल करेंगे। सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी साइड से क्या करेंगे, पार्टिकल्स को आयनाइजिंग रेडिएशंस को दाखिल करेंगे और वो अपने पूरे रास्ते में आयनाइजिंग रेडिएशन यानी बहुत सारे आइंस बनाएंगे। और बहुत सारे आइंस बनाएंगे तो ये बहुत सारे वेपर्स जो होंगे वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ड्रॉपलेट्स की शक्ल में क्या होंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहां हमने कहा द चेंबर इज फिल्ड विद अल्कोहल एंड वाटर, इसमें अल्कोहल और वाटर डालेंगे। व्हेन द वेपर इनसाइड द चेंबर बिकम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होगा ना, वेपर बनते बनते सैचुरेट हो गया, द पिस्टन इज मूव, पिस्टन को जो है वो मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेपर बिकम सुपर सैचुरेटेड, वेपर क्या हो जाएंगे, सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। थ्रू दिस सुपर सैचुरेटेड वेपर्स आयनाइजिंग पार्टिकल्स पासेस थ्रू इट, और इन सुपर सैचुरेटेड वेपर से आयनाइजिंग पार्टिकल्स को क्या करेंगे, दाखिल करेंगे, व्हिच कॉजेस आयनाइजेशन, जिसके नतीजे में क्या होगी, बहुत सारे आइंस बनेंगे। एंड देयर ट्रैक्स आर रिकॉर्डेड इन द कैमरा थ्रू विंडो, और विंडो के जरिए जो कैमरा लगाया था ना उसमें ट्रैक के जरिए हम क्या करेंगे, उनके ट्रैक को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी पिक्चर हम ले लेंगे। तो अब देखिए भाई, अल्फा को गुजारेंगे तो कैसा ट्रैक आता है, बीटा को गुजारेंगे तो कैसा ट्रैक आता है और गामा को गुजारते हैं तो कैसा आता है। अल्फा पार्टिकल्स को जब हम गुजारते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। इन तीनों में अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे ही अल्फा को गुजारते हैं बहुत सारे आइंस बनते हैं, बहुत सारे आइंस बनते हैं और एक पूरा ट्रैक बन जाता है। ड्रॉपलेट्स का, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का जो है वो क्या हो जाता है, एक पूरा ट्रैक बन जाता है। तो इसका ट्रैक जो होता है वो क्या होगा, इसका ट्रैक जो है हमने कहा ट्रैक ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई इसकी आयनाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है ना, तो हमने कहा द ट्रैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज थिक एंड कंटिन्यूअस, इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा थी, बहुत सारे आइंस बना रहे, लिहाजा अल्फा पार्टिकल का जो ट्रैक फोटोग्राफी के अंदर जो कैप्चर हुआ था वो क्या था, फोटोग्राफी के अंदर जो कैप्चर हुआ था वो थिक था और कंटिन्यूअस था। बीटा की आयनाइजिंग पावर जो है वो अल्फा के मुकाबले में कम है। तो बीटा पार्टिकल्स को जैसे ही हमने गुजारा तो इसका ट्रैक जो था वो थिक नहीं था, थिन था और कंटिन्यूअस भी नहीं था, जो है वो क्या था, ब्रोकन लाइन से, कंटिन्यूअस भी नहीं था, डॉट डॉट कहीं लाइन बन रही है लेकिन यहाँ क्या था, मुस्तकिल कंटिन्यूअस लाइन थी, जबकि यहाँ जो है वो कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, थिन भी है और ब्रोकन लाइंस भी है। तो यहाँ हमने ट्रैक ऑफ बीटा पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, द ट्रैक ऑफ बीटा पार्टिकल इज थिन एंड ब्रोकन लाइन, बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर जो है वो कम है, लिहाजा हमने फोटोग्राफ देख के ना भाई, फोटोग्राफ देखा भाई इसकी लाइन जो थी वो ब्रोकन लाइंस थी और ब्रोकन लाइंस के साथ साथ जो है वो कंटिन्यूअस, ब्रोकन लाइंस के साथ साथ थिन भी थी। इसका मतलब जो है इस फोटोग्राफ को देखते हुए हमें आइडिया हो गया कि इसने कम आइंस प्रोड्यूस किए हैं। कम आइंस क्यों प्रोड्यूस किए, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर कम है, लिहाजा इसकी जो है वो पिक्चर को देख के हमें आइडिया हो गया कि अल्फा की आयनाइजिंग पावर जो है वो बीटा के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। अब गैमा रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं, गैमा रेडिएशन की जब बात आई, गैमा रेडिएशन की जब बात आई तो इसका कोई ट्रैक ही नहीं था। गैमा रेडिएशन की जब बात आई तो गैमा रेडिएशन का जो है वो कोई ट्रैक नहीं था, क्या था, डॉटेड डॉटेड कुछ जगहों पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आए, इसका कोई ट्रैक नहीं था। तो हमने ट्रैक ऑफ गैमा रेडिएशन में हमने बात की, ट्रैक ऑफ गैमा रेडिएशन में बात की, गैमा रेडिएशन हैव नो ट्रैक, उनका जो है वो कोई ट्रैक नहीं था। गैमा रेडिएशन को जब हम गुजारते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर से तो कोई ट्रैक नहीं था। इससे हमें ये आइडिया हुआ कि गैमा रेस की जो आयनाइजिंग पावर है वो सबसे कम है।
सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर किसकी? अल्फा की। फिर इसके बाद किसकी? बीटा की। फिर इसके बाद किसकी? गैमा रेस की। तो गैमा रेडिएशन का कोई ट्रैक नहीं था, इससे हमें मालूम हुआ कि गैमा रेस की आयनाइजिंग पावर जो है वो सबसे कम है। इस तरीके से विल्सन क्लाउड चेंबर के जरिए मुख्तलिफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स को, रेडिएशन के ट्रैक को विजिबल किया जाता है और उनकी आयनाइजिंग पावर को क्या किया जाता है? जज किया जाता है कि किसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।